हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा नमस्कार। और आज हम इस लाइव सेशन को शुरू कर चुके हैं। तो सभी से बोलना चाहूँगी कि सभी लोग लाइव आ जाएं, और शायद सभी लोग बहुत वेट भी कर रहे थे आज के सेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे होस्ट एंड हमारे गेस्ट दोनों का आज के इस लाइव सेशन के लिए। तो नमस्कार सर आप दोनों को। ओके, तो आप सभी रेडी? ओके, हम लोग लाइव शुरू करते हैं। मैं सभी से बोलूँगी कि जो भी लोग वेटिंग में हैं लाइव आ जाए। हम एक दो मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ। और एक चीज़ ये कंफर्म कर लीजिए, आप बोलिए वहाँ सामने कि क्या हमारी पिक्चर और साउंड ऑडिबल है? क्या? हाँ, ये चीज़ सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमारी पिक्चर और हमारा साउंड क्लियर है आप सबको? हाँ, एग्जैक्टली। बहुत, हाँ। थोड़ा सा कैमरा माइक दोनों बंद करो, कोई बात नहीं। हाँ, बंद कर दो पूरा। हाँ, कोई इशू नहीं। वहाँ पे है रेस्पॉन्स है कुछ? हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन है? यस सर, ओके, थैंक यू। साउंड का ओके, साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है आप सबको? सभी को नमस्कार। मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या हमारी साउंड एंड पिक्चर ऑडिबल है, क्लियर है? अगर है तो प्लीज़ रेस्पॉन्स दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारे बीच में जैसा कि आप जानते ही हैं डॉक्टर अंकित त्यागी जी मौजूद हैं, और बहुत हम थैंकफुल हैं और बहुत ही शुक्रगुजार हैं अंकित जी का कि आपने हमें समय दिया अपने इस बिजी शेड्यूल से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है और डॉक्टर की अहमियत कितनी है इस समय सोसाइटी में वो आप सभी जानते ही हैं। बड़ा मुश्किल होता है किसी डॉक्टर से उसका कीमती समय मांग पाना। आप इनसे कोई सलाह मांग लीजिए, दे देंगे, समय मत मांगिए। तो ये बड़ा मुश्किल से मिला है। थैंक यू सो मच अंकित जी आपका समय देने के लिए। तो क्या नंदी जी ऑडिबल है? यस, क्लियर है। लोग बोल रहे हैं कि सेबाज जी का आया है, क्लियर नहीं। क्या क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं, एक Clear. बार फिर से कंफर्म कर लीजिए। बाकी लोगों क्या का क्लियर नहीं है, प्लीज़ कंफर्म कीजिए। मेरे ख्याल से ऑडिबल होगी। कुछ और लोगों का रेस्पॉन्स ले लीजिए। वॉइस थोड़ा कम है, वॉइस वो थोड़ा सा आएगा। थोड़ा सा ईयरफोन लगाकर सुनिए प्लीज़। रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी ईयरफोन लगा के सुनिए। हमारे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है इस चीज़ का। चलेगा, इतना चलेगा, थोड़ा सा ऑडिबल और हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा बात शुरू होगा तो वॉइस और क्लियर हो जाएगा। बाकी आप सभी प्लीज़ ईयरफोन्स यूज़ कीजिए। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंकित जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। अंकित जी बहुत यंग हैं आप, और आज की डेट में एक इतना यंग होना और फिर एक ऐसे प्रोफेशन को चुनना जो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है, बहुत ज़्यादा युवाओं को आकर्षित नहीं करता है। आजकल के युवा तो मतलब फैशन, ब्लॉगर, ग्लैमर, इसके पीछे भागते हैं। आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना? इतना मेहनत का काम और एक नॉन ग्लैमरस प्रोफेशन। जी, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने आप को लोगों तक पहुँचा पाएँ इस जरिए कि हमारी जो नॉलेज है, जितना भी हमने इस एज तक गेन किया है, उस चीज़ों पर हम कैसे पब्लिक को उसका फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। ये लाइव सेशन जो आपने लिया कराया, इसके लिए बहुत थैंकफुल है। और सबसे पहले ये जो आपने क्वेश्चन किया कि मैंने ये लाइन की, देखिए इसके पीछे एक बड़ा हमारा फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मेरे फादर भी डॉक्टर हैं। और जैसे हम लोग को जब गर्मियों की छुट्टियों में जब हम फ्री रहा करते थे तो हम अक्सर अपने फादर के साथ उनकी क्लिनिक पे जाते थे। तो जब हम क्लिनिक जाया करते थे तो हम देखते थे कि फादर ने हमारे लोग किस तरीके से पेशेंट को डील करती है। अच्छा, डील करने के साथ साथ क्या रहता है कि जैसा अगर हम किसी भी पर्सन को ट्रीट करते हैं तो वहाँ नो डाउट कि फाइनेंशियली वो हमें हेल्प करता ही करता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ साथ वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देके जाता है, जैसे अगर हम बात करें कि डॉक्टर प्रोफेशन को भगवान का दर्जा कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एज ए डॉक्टर हर कोई डॉक्टर
चाहता है कि हम सामने वाले को एक अच्छी से अच्छी और एक हेल्दी लाइफ दे सकें। जिस हेल्थ और फिटनेस को लेके आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, तो जब मैं उन चीज़ों को देखता था, जैसे मान लीजिए सर्टन किसी को कोई पेन हुआ, और जनरल सी बात है आज की डेट में हर एक को हो जाता है, और वो इतना परेशान है कि उस पेन के आगे उसे दुनिया दिख ही नहीं रही कि कहाँ मेरे आस पड़ोस ये वो सब बाकी सारे लोग सही हैं, बात। तो वो उस पेन में ही खोआ। तो जब एज अ डॉक्टर जब फादर उनको ट्रीट किया करते थे, तो जब उसे उस पेन से रिलीफ मिलता था, तो वो एक ब्लेसिंग दे दी जाता था कि डॉक्टर साहब आपका जो ट्रीटमेंट है या आपका जो तरीका है वो बहुत अच्छा रहा और मुझे काफ़ी हद तक उस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट पाई। तो आप ये समझिए कि हम एज अ ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग की हेल्प करते हैं। अब क्योंकि अब हमारा प्रोफेशन है, तो हमारे कंधों पे जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है औरों के मुकाबले, लेकिन एज अ ह्यूमन बींग प्लस माय फादर इज़ ऑल्सो डॉक्टर, तो उन दोनों के कंपैरिजन में ये प्रोफेशन मैंने चुना। और कहीं ना कहीं फादर की भी चॉइस थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और फिर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था। तो ऐसा नहीं हुआ होगा, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है, मैं भी यंग एज में था, तो दोस्तों के बीच में कई बार ऐसा नहीं हुआ कि जैसे दोस्त तो यार चल मस्ती करने चल रहे हैं, खेलने चल रहे हैं या कोई और चीज़ है, और आप उस समय पे एक हार्डकोर स्टडीज़ में फोकस करते होंगे, तो कभी कहीं ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिस हो रहा है लाइफ से या कुछ छूट रहा है? एक्चुअली इस चीज़ में मैं इस चीज़ को दरअसल सबके वैसे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एम है, आपका कोई टारगेट अगर आप अपने फिक्स करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक अच्छी एज है, और अच्छी एज का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे 10th क्लास तक अगर हम लोग, सिर्फ हम नहीं, ये जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, ये उन लोगों के लिए भी, अगर हम ये अपना जो एम है वो प्री डिसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, कि हमें इन फ्यूचर करना क्या है, इससे हमारी लाइन पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, और लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ प्रेशर से हम अपने आप को बचा पाते हैं। क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड होता है, जिसके बाद हमें अपनी लाइफ को चेंज करने का बहुत ज़्यादा नहीं मौका मिलता, क्योंकि वहाँ हमारी सब्जेक्ट चॉइसिंग हो जाती है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। और अगर इस चीज़ में अगर हम लोग डिले करते हैं, तो वो हमारे फ्यूचर पर कहीं ना कहीं प्रॉपर इफेक्ट करता है। तो करना ये चाहिए कि हमें समय रहते, यानी कि हमें 10th क्लास तक, क्योंकि आजकल की जनरेशन हम लोगों से ज़्यादा एडवांस है, और आने वाला फ्यूचर उनसे और ज़्यादा एडवांस होने वाला है। तो हम कोशिश ये करें कि हम 10th क्लास तक अपने एम को, अपने फ्यूचर को प्रॉपरली डिसाइड कर लें, जिससे कि हमें आगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना क्रिएट हो, प्रेशर ना क्रिएट हो, और हमारा एम क्लियर हो। अगर हमारा एम क्लियर रहेगा, तो हमारा जो वे है वो प्रॉपर क्लियर रहेगा, तो हमें उस वे पर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर हमारा वे प्रॉपर है, क्लियर है, एम हमारा प्रॉपर है, क्लियर है, तो फिर हम उसके लिए प्रॉपर मेहनत भी कर पाएंगे, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और इन चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ेगा। यानी आपका कहना ये है कि अगर एम फिक्स है, गोल अगर हमारा सेट है, हमने एक चुन लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है या कोई भी अदर एम प्रोफेशन, तो फिर उसके बाद ये भटकाव नहीं आता है लाइफ में, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आती है, मेंटली आप कोई स्ट्रेस या मतलब एक डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं होता है अगर एम फिक्स है तो। और अगर एम नहीं है तो ऑब्वियसली वो फिर चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। बेसिकली उसमें ये रहता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें हर छोटी मोटी चीज़, जैसे कि अगर हम मान लीजिए जैसे हमें कोई भी हमने ऑप्शन लिया किसी भी फील्ड में जाने का, उससे रिलेटेड कोई भी, जैसे हमें कौन सी कोचिंग करनी है, कौन से ये करना है, क्या करना है, हम SSC करें, ये करें, वो करें, या फर्दर जो भी हमें करना है, अगर मान लीजिए कि हमारा एक एम फिक्स है, तो हम उस एम पर अपने उस टारगेट को प्रॉपर फोकस कर पाएंगे कि मुझे मेडिकल कोचिंग्स या मेडिकल फील्ड में जाना है, तो इससे रिलेटेड मेरे जितने भी लोग हैं, मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करना है और उनके टच में रहना है, उनसे नॉलेज लेनी है। तो ये हमारा एक टारगेट हो गया ना, हम बाकी चीज़ों से बच चुके हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू हमारी लाइफ में स्ट्रेस को और प्रेशर को रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही है जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक आना चाहूँगा सर। आज मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि ये कहावत भी है, जान है तो जहान है जी, और हेल्थ से बड़ी चीज़ तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि आपने पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, आपने समय खोया तो बहुत कुछ खोया, मगर आपने स्वास्थ्य खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। क्योंकि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, बट अगर हेल्थ चली गई, अगर स्वास्थ्य चला गया, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा सकता। हेल्थ को लेके आज जो मैं नेचुरल साइंस कहूँ, मैं आयुर्वेद कहूँ, हमारा खान पान का जो है, आप होम्योपैथी का या कोई भी, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, या क्या क्या है उस पर आपके हेल्थ पे, फिटनेस पे, या
उस पर सिनेरियोज क्या है, आपका आपका फैक्ट क्या है? एक्चुअली देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि हेल्थ क्या है, हेल्थ को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हेल्थ हमारा फिजिकल और मेंटल इनका मेंटेनेंस है। अगर हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों एक ही वे में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई काम करना है और बॉडी भी उसके लिए रिएक्ट कर रही है, तो अगर ये दोनों चीज़ों का मेंटेनेंस चल रहा है प्लस हमारा सोशल बिहेवियर, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारा हेल्थ पर डिपेंड करता है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारी ये तीनों चीज़ें, अगर हम फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशल बिहेवियर हमारा अच्छा है, तो हम हेल्दी हैं। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा जी मतलब आपने एक नई चीज़ जोड़ी है, सोशल बिहेवियर भी हेल्थ में आता है। बिल्कुल सोशल, मतलब हमारा बिहेवियर, हमारा गुस्सा हो जाना, जी। हमारा चिड़चिड़ा हो जाना, जी। ये सब भी मतलब हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसमें भी मैं इसको क्यों जोड़ा है, हालांकि ये हमारे मेंटली फिट होने के ही इफेक्ट होते हैं। अच्छा, अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं तो मान लीजिए अगर मैं पूरी तरीके से हैप्पी हूँ, खुश हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम रौनक है मेरे चेहरे पे, तो मेरे आसपास का जो माहौल होगा वो भी इसी तरीके का होगा। मुझसे जो एक मैं कहूँ कि इन्वायरमेंटली भी लोग इसी तरीके के टकरा रहे हैं, या मैं कहूँ कि कुछ ऐसे लोग भी जो नेगेटिव है वो भी हो सकता है कि मुझे देखें वो पॉजिटिव Positive हो हो जाए। जाए। क्यों? क्योंकि वो मेरा ऑरा है वो क्रिएट करेगा। ये ऑरा कब क्रिएट होता है कि जब हमारी बॉडी और हमारा माइंड फिट होता है। दोनों मेंटेन रहते हैं, मैं- एक दूसरे के प्रॉपर वर्क करते हैं। मान लीजिए अगर बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है लेकिन मेंटल नहीं है, दिमाग में हमारे उथड़ पुथड़ मचा हुआ है, तो कुछ ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, तरह तरह का स्ट्रेस है, तरह तरह का प्रेशर ले रखा है। आज दिमाग से आज मैं 2 मिनट लेट हो गया, आज मैं 2 मिनट जल्दी पहुँचा, आज मैंने 1 पेज कम पढ़ा, आज मेरे 2 पेज रह गए, आज मैं वहाँ जाना था वहाँ नहीं जा पाया, या छोटे आज मेरा इससे नंबर कम आया, वो टॉप कर गया, मैं यहीं रह गया। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं ये जहाँ competition के भाव बिल्कुल बिल्कुल या ये स्ट्रेस और प्रेशर जो क्रिएट होता है। मैं हेल्थ से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूँगा। हेल्थ हमने समझ लिया कि वो हमारा फिजिकल और मेंटल का और मेंटेन मेंटल का बैलेंस जो होना। बैलेंस है, जिसकी वजह से वो हमारा सोशल बिहेवियर, इन दोनों के मेंटेनेंस की वजह से जो हम सोशल बिहेवियर करते हैं, ये पूरा हमारा हेल्थ Health में आ जाता है। क्योंकि सोशल बिहेवियर ही हमारे वो रिप्रेजेंट कर पाता है कि हम हेल्दी हैं या नहीं। मान लीजिए अगर मैं आपसे बेवजह कुछ गलत लग गई, कुछ अपशब्द इस तरीके का इस्तेमाल करूँगा, तो आपके मुँह से एक जनरल लैंग्वेज निकलेगी, यार ये क्या दिमाग से कुछ हाँ, ठीक नहीं है क्या? ठीक नहीं है। हाँ। तो ये जनरल लैंग्वेज है, तो ये बात देखा भी जाए तो सही मैं है। आपसे बेवजह क्यों झगड़ रहा हूँ? यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। हेल्दी नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि मैं या तो फिजिकली हेल्दी नहीं हूँ या मेंटली हेल्दी हूँ। और अगर मान लीजिए मैं दिखने में फिट दिख भी रहा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेस चल रहा, कुछ प्रेशर चल रहा, मान लीजिए कि जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम कोई बिजनेस लॉस हो गया, हम्म। या मान लीजिए किसी तरह का Job कोई loss हो गया। जॉब लॉस हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, जो आजकल के यंगस्टर्स में मैं देखने को आम मिलता बात। है, प्यार में होता है, हाँ, प्यार में जिसकी वजह से लोग बागों के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है, प्रेशर भी होता है, प्लस इसी वजह से लोग बाग डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। लोग बाग इस फेज में सुसाइडल तक भी जाते हैं, जो आपने आजकल देखा होगा हाँ, कि ये लोग बहुत बाग सुसाइड को अटेम्प्ट कर रहे बिल्कुल हैं, सही है। जिसके पीछे ये डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, आपकी Job, ये जो जॉब है, इस तरीके के Business loss। बिजनेस लॉस, ये सारे पॉइंटर्स हैं जो हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए पूरे कार्य करेंगे। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें रहती है, जैसे एक मैं पॉइंट और पॉइंट बाई पॉइंट इसको हाँ, क्लियर please। करेंगे प्लीज। कि कंपटीशन कंपटीशन की भावना, मान लीजिए जैसे कि मेरे और आप में हम एक आपस में काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, तो हमारे अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं, आप सोचेंगे कि नहीं अंकित के मार्क्स हर समय 95 96 आते हैं, मुझे कम से कम 97 98 इससे आगे निकल। इससे आगे निकलना है, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिशन की Competition है। भावना आ चुकी है। इसलिए मेरे मन में ये रहेगा कि मुझे आपसे आगे बढ़ना है, आपके मन में रहेगा कि मुझसे आगे बढ़ना है। तो इस दोनों ही बीच में क्या होगा कि हमारा आपसी जो प्रेशर होगा वो क्रिएट होगा, क्योंकि हर समय फिर हमारे दिमाग में क्या होगा, अरे आज उसने ये किया। हमें जैसे ही पता पड़ा कि मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं, तो मेरा फुल फोकस आप पर रहेगा ताकि आप क्या कर रहे हैं, ताकि मैं आपसे उन चीज़ों को करके आपसे आगे निकल सकूँ। आपका पूरा फोकस मेरे ऊपर रहेगा। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि इसके बीच में हमारे ऊपर एक प्रेशर
एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल सही बात। एक ऐसा स्ट्रेस जो कि कंपटीशन की भावना भी बीच में हो रहा है। हम आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो हमारा स्ट्रेस का रूप ले लेता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हम इतने ज़्यादा ये कहें कि पूरा फोकस उस पर इतना कर देते कि हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें लाइफ में और भी चीज़ें करनी है। हम स्टडी पे कम फोकस करके हम उसको कॉम्पिटिट करने में, उसको पीछे करने में, इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करने लगे। मतलब हम अपनी डेवलपमेंट को छोड़ के किसी को हराने में लग जाते हैं। बिल्कुल। और जीत हार में कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ और हमारी हेल्थ एंड फिटनेस, ये सब कुछ ही खो जाता है। बिल्कुल तो ये है, हम इसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली ये स्ट्रेस और प्रेशर का एक कॉज है जो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि कंपटीशन की जो भावना है वो हमारे अंदर अगर आ जाती है तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते, फिर हम वहीं तक रह जाते, फिर हमें सिर्फ उसको फाइट करना होता है, उस पर्सन को हराना है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। फिर हमारा क्या फोकस हो जाता है कि हमें उस पर्सन को हराना है, जिसके लिए हमें मेहनत करनी है या फर्दर जो भी हमें चीज़ें करनी है, तो फिर हम वहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक जो स्ट्रेस और प्रेशर पे जो कॉज रहते हैं वो एक होता है हमारा एनर्जी लेवल। अगर मान लीजिए हम सुस्त से हैं, कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं आपसे मिलने आया और जी राणा जी सर कैसे हैं, बढ़िया है, मतलब एक एनर्जी लेवल होता है जिसको देख के ही सामने वाला अट्रैक्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है तो आप कहीं जाएंगे तो एक अलग ऑरा लेके जाएंगे, और सामने वाला बंदा भी आपसे जब मिलेगा तो वो उस ऑरा को देख के वो मतलब एनर्जी पास ऑन होती है, एनर्जी में वो भी चला वो भी जाता है। जैसे energetic मान हो लीजिए जाएगा। अगर मैं आपसे हाथ मिला, मैं आया आपसे, मैंने हैंडशेक किया और बड़ा अच्छे से, और जी सर कैसे हैं आप, बड़ा हंस के और प्रॉपर वे में, तो तो energy आप transfer होगी। आप भी अगर भले ही कहीं ना कहीं सुस्त अगर किसी होंगे। सुस्त वे में होंगे या कुछ दिमाग में चल रहा होगा तो तुरंत उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अरे अरे सर बहुत बढ़िया, कैसे आना होगा, फिर हम वहाँ से करें। तो एनर्जी लेवल अगर हमारा हाई रहता है तो हमारा, अगर मेरी एनर्जी हाई है तो ऑब्वियस है कि मैं अपना काम को भी अच्छे से बेटर करता हूँ, चाहे वो मेरी प्रैक्टिस हो, मेरी स्टडी हो, या मेरी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, मैं वहाँ पर अपना 100% दे पाऊँगा। क्यों दे पाऊँगा? क्योंकि मेरे अंदर वो प्रॉपर एनर्जी है, जिसकी लैक ऑफ की वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर, स्ट्रेस देखने को मिलता है इन अ डिफरेंट पैटर्न। ऐसा नहीं, जैसे डिफरेंट पैटर्न कैसे कि मान लीजिए मैं सुस्त होके चला गया, आ गया क्लिनिक पे बैठ गया, पेशेंट आया, मैंने डील कर दिया, मैं खुद ही थका हुआ हूँ, तो मैं पेशेंट को किस तरीके से डील करूँ? ऑब्वियस है कि मैं भी उसको बहुत लाइटली डील करूँगा, और वहाँ कोई एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है, वहाँ हम उस चीज़ को बहुत रिलैक्स मोड में करेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अगर फिर वो उस पर प्रॉपर फिर रिजल्ट नहीं आएगा, अगर वहाँ रिजल्ट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं इसका इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके इनकम पे, profession पे, प्रोफेशन पे, इनकम पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर एक प्रेशर, एक स्ट्रेस कम होगा कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई है या वीक होती जा रही है। तो ये एक अपनी, ये अगर हम इसको लॉन्ग एक लंबे बेस पर देखें तो ये भी तो एक प्रेशर है। हाँ, मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है कि एनर्जी अगर आपकी लो है, आप कंपटीशन में जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप अपने स्ट्रेस को, अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये मेंटली अनफिट कर रहा है। आपका हेल्दी जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ थोड़ा सा इसमें पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, कंपटीशन में और एनर्जी लेवल लो होने में हम कुछ गलत चीज़ों को भी अपनाने लगते हैं। आज का युवा कुछ गलत भी जाने लगा है जी। क्या उसका कोई एक और बाई साइड इफेक्ट भी है? जी, कोई ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि आपके पास ऐसे लोग आते रहते होंगे या आप खुद भी यूथ से आप मिलते होंगे, तो आज का यूथ जो गलत जगहों पे पहुंच रहा है, क्या उसका भी लिंक है इससे? देखिए, हम जब अभी हेल्थ की बात कर रहे थे तो हेल्थ के अंदर हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फिजिकली हम कैसे फिट रह सकते हैं और मेंटली हम कैसे फिट रह सकते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो होता है हमारी डाइट का। जी, खान खान पान का रोल क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसका सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर प्रॉपर वे में पड़ता है। जैसे कि इन अ जनरल अगर हम मान लीजिए, अगर हम किसी भी तरह का कोई भी फूड, हैवी फूड अगर खाते हैं
और उस हैवी फूड को मान लीजिए अगर हमने खाया जो कि डाइजेशन में प्रॉब्लम करता अच्छा, है, हैवी फूड का मतलब जो डाइजेस्टेबल में डाइजेस्टेबल में मुश्किल हो या बहुत लंबे टर्म तक उसको डाइजेस्ट होने में टाइम टाइम लगता लगता है। है। अगर इस तरीके का फूड अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो हमारे ब्रेन में न जाके वो बॉडी वहाँ फंक्शन करने लगती है। तो हमें जो दिमाग के लिए जो जितनी एनर्जी चाहिए वो बॉडी हमारी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगी रहती है। वहीं अगर हम हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, तो अगर हम वो खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, वो प्रॉपर ब्रेन में पहुंचेगा, तो प्रॉपर एनर्जी हमारे ब्रेन तक सप्लाई होती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि खान पान हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कहें कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो खान पान हमारा, हम इसको बिल्कुल रख सकते हैं। हमारी जीवन शैली के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि वाटर, अच्छा, पानी, ऑक्सीजन, फूड, ये कुछ बेसिक नीड्स हैं एक बॉडी की जो कि हर हाल में नेचुरल होनी चाहिए और हर हाल में पूरी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर डिस्टर्ब होती हैं तो फिर हमारी कहीं ना कहीं हेल्थ में इश्यूज आएंगे। हेल्थ का जैसे अगर हम बात करें डिप्रेशन को, अगर हम बीच में अभी हम बात करें तो बेसिकली डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन देखिए हमारी जो थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग हो जाती है, जहाँ हम हर चीज़ को इस लेवल तक सोच जाते हैं कि हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स ही भूल जाते हैं। बेसिकली डिप्रेशन में हम लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। किसी भी बात को अगर हमने पकड़ा तो उसमें इतना घुस गए वो भी नेगेटिव वे में, तो यही डिप्रेशन है। और फिर हम उसके उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करना। ये डिप्रेशन का फाइनल स्टेज होता है जहाँ पर डिप्रेशन के पेशेंट इस तरीके के अटेम्प्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग वहाँ से होती है। अब डिप्रेशन में लोग बाग कैसे पहुँचते हैं? डिप्रेशन में लोग बाग पहुँचते हैं वो उसमें भी हमारे यही फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि कंपटीशन की भावना। अगर वो कॉम्पिटिट हम नहीं कर पाए तो हम डिप्रेशन में चले गए। अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई लॉस हो जाता है तो जैसे मनी लॉस हो जाता है। मनी लॉस के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर हम और डिस्कस करना चाहेंगे, जो सॉल्यूशन भी रहेगा कहीं ना कहीं इसमें, कि हम लोगों के समय के हिसाब से जैसे आजकल की हम लोगों की इनकम कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं, ये भी स्ट्रेस क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। हम कमाते 10 रुपये और हमारे खर्चे 12 रुपये हैं, तो यानी कि हम हर महीने लगभग 2 रुपये घाटे से ज़्यादा, जो कि कहीं ना कहीं हम किसी से बोरो करते हैं तो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, प्रेशर आता है। सही कि मैंने उससे लिया जो कि मुझे चुकाना है। वहाँ दो चीज़ें, या तो अगर आप उसको ईमानदार हैं तो उसको चुकाएंगे, या बेईमान है तो उसको गाइड कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नेचर से जुड़ी हुई हैं। हम और आप मुझे धोखा दे सकते हैं, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन ये यूनिवर्स जो है हम उसको धोखा नहीं दे सकते। तो कर्मा रिटर्न्स वाली बात जो होती है वो यही कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करें, हम ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो बॉडी के लिए करते हैं, और बॉडी जो हमारी है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। 5 एलिमेंट जो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे। जैसे सबसे पहले हमारा वाटर आ जाता है, अर्थ आ जाता है, एयर आ जाता है, फायर आ जाता है, और आपका ईथर आ जाता है। तो पंचतत्व जिसे कहते हैं, पंचतत्व जिन चीज़ों से हमारा शरीर बनता है, और लास्ट में इन्हीं चीज़ों में मिल जाता है। और यही चीज़ें, यही 5 चीज़ें हैं जो हमें हेल्दी रखती हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रेशर, तरह तरह के और भी अनहेल्दी चीज़ें या डिसीज़ से हमें बचा के रखती है। जहाँ भी इन 5 चीज़ों का अनबैलेंस होता है वहीं से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम इनबैलेंस का मतलब जैसे कि अर्थ जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। अगर हम फूड का कहीं गड़बड़ करते हैं तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब होगी। तो ये अर्थ एलिमेंट से फूड आया, फूड से हमारी बॉडी डिस्टर्ब हुई, तो ये क्या एलिमेंट हो गया। दूसरा वाटर तो हमारे लिए ज़रूरी है। प्योर वाटर नहीं पियेंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, तो वहाँ अगर ये डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। थर्ड एयर अगर प्रॉपर एयर नहीं हम ले रहे हैं, या अनफ्रेश एयर ले रहे हैं, या कुछ ऐसी मिक्सअप वाली एयर लेते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक और हमारा एलिमेंट हो गया।
जो कि इससे मिला हुआ है, जो हमारी बॉडी के लिए ही ज़रूरी है। अगर जहाँ इन चीज़ों में हम गड़बड़ करते हैं, वहाँ ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम करती हैं। फिर आ जाता है आपकी अग्नि। फायर जो होता है वो हमारा सनलाइट, जिसको हम सन से समझ सकते हैं, रोशनी से समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दिन में 1 घंटा अंधेरे कमरे में बैठना है, क्या आप प्रेफर करेंगे इस चीज़ को? नहीं, बड़ा मुश्किल है। और अगर आप प्रेफर करेंगे तो आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। हाँ, आपको अंधेरा पसंद आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप उस फेज की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए लाइट, प्रकाश हमारी एलिमेंट में जुड़ा हुआ है। अब 5 आ जाता है ईथर, जिसको हम खुला आसमान जिसकी हम बात करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि हमें और आपको हमेशा पहाड़ की चोटी पर जाके जो हम उस पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं, उस खुले आसमान को देखते हैं, तो वो एक अलग ही होता है। तो वहाँ से हमारा एक मेंटल लेवल अलग तरीके का होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनके अगर मैं कहूँगा कि अगर मेंटेन अगर हम इनको नहीं करते, इनमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ करते हैं या इनसे दूर रहते हैं, तो वही हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। मैं आपको हम एक स्पेसिफिक आ जाते हैं, 5 चीज़ों पर सब पे तो बात नहीं हो पाएगी जी। हम एक फैक्टर उठा लेते हैं जिसका पूरा ये है फूड जी। आज का खान पान में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइनस हैं, जिसकी वजह से युवा और हर व्यक्ति लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती जा रही है जी। आप समझते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ मेरे ख्याल में शब्द ही आप डॉक्टर्स का दिया हुआ है कि ये हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से बनी है जी, इसीलिए इसको लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं। ये बीमारियाँ अमूमन नहीं बनती अगर हमारा खान पान सही होता है या हमारा लाइफ स्टाइल सही होता है। बिल्कुल। ये तो इसकी वजह क्या है इन लाइफ स्टाइल डिजीज़ की बढ़ने की जी, और इसको सही रखने की क्या तरीके हैं, मतलब दोनों फैक्टर्स पॉइंट टू पॉइंट कि आज क्या फूड वाला जो फैक्टर है, क्या खान पान गलत हुआ जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ गई, और कैसे उसको खान पान को ही सही करके क्या उसको वापस रिवर्स किया जा सकता है, क्या उन बीमारियों को वापस नॉर्मल किया जा सकता है, क्या किसी व्यक्ति की हेल्थ को वापस नॉर्मल किया जा सकता है जी, ऐसा पॉसिबल है? बताएं। देखिए, हेल्थ और फिटनेस को लेके ही हमने आज ये पूरा सेशन स्टार्ट किया है, और एक बेसिक हमने उन सारी चीज़ों को पढ़ा, समझा, कुछ पॉइंटर्स उठाए जो हेल्थ की, या हम कहें कि हमारे हेल्दी न रहने की वजह से हमारे अंदर आते हैं, और ये जर्नल हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी बाद में किसी ना किसी अदर वे में परफॉर्म करती है। अब बात आती है कि हमें हेल्दी रहना कैसे। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी वजह से क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स है, हमें क्या करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि हमें खुद को हेल्दी रखना है, जिसमें कि हमने बात करी कि हम जैसे ये फायदा थोड़ा समझ लेते हैं। एयर हम अपने नेचर से प्योर वाटर हम पी सकते हैं, खुला आसमान वो हम ले सकते हैं, सनलाइट में रह सकते हैं। अब ये तो हमें नेचर की तरफ से मिलनी है सारी चीज़ें, तो यहाँ हमारा कुछ रोल नहीं है, हाथ हम उसमें कुछ नहीं मानते। अब आती जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा रोल होता है अर्थ एलिमेंट, यानी हमारे फूड का, जिसको कि मेंटेन करना ही हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारी बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती है। जैसे मान लीजिए, अगर हम किसी भी तरह का अनहेल्दी फूड जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता, जैसे कि जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, या और भी तरीके के फूड्स हो गए जो हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा यूजेबल तो है ही नहीं, सिर्फ हमारे टेस्ट में अच्छे लगते हैं, लेकिन बाकी वो हमें प्रॉपर आराम नहीं देते, न्यूट्रिशन उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वजह से एक तो क्या है कि हमने ऐसी चीज़, मान लीजिए हमने कुछ हैवी चीज़ खा ली, हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी जो एनर्जी है वो उसको डाइजेस्ट करने में चली गई। इसके बाद क्या होता है कि जो हमने उसमें भी हमारा कुछ काम का है, सही बात है, पूरा टाइम, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये थे, वो 10 के 10 रुपये मैंने इस जगह पर लगा दिए, और इस जगह से भी मेरा वो प्रॉपर वर्क निकला नहीं, तो मैं कहाँ गया, मैं घाटे में चला गया, सही बात, घाटे में चला गया, बिल्कुल लॉस में चला गया। तो वहाँ हमें क्या करना है, देखिए हमें डाइट को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और डाइट जितना हेल्दी हो, जितना जैसे मैं कहूँ नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, नेचुरल नॉर्मल हो, जिसमें हमारे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है, फाइबर्स जरूरी होता है। तो इस तरीके की डाइट का हम कुछ प्लान करें।
जिसमें जैसे अगर मैं एक जनरल अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हम अगर पूरे दिन की बात करें तो हमें कब कब क्या 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 चाहिए? खाना चाहिए। खाना चाहिए। तो जैसे कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे अगर इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा जो इस बात करते करते निकल के आया कि हमारी हेल्थ के लिए हमारा स्लीप पैटर्न भी पूरा रोल करता है। क्योंकि अगर हमारा सोने का और जगने का पैटर्न सही नहीं है तो हमारा पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। मान लीजिए अगर मेरे सोने का समय 12 बजे या 1 बजे है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जगने का समय 8 बजे से 8-9 बजे 10 कम से कम 8 बिल्कुल सही बात। या 9 बजे 10 बजे, जो कि आजकल यंगस्टर्स में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि स्लीपलेसनेस एक प्रॉब्लम हाँ, है। वो भी प्रॉब्लम डेवलप हो गई है। वो भी प्रॉब्लम होती है जिसकी जो आगे के फैक्टर ये एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, ये सारे जो आगे हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट स्लीप डिस्टर्ब भी होता है। जैसे अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तो उसकी वजह से हमारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब होता है, उसमें डाइट भी शामिल आ जाती है। अगर हम डिस्टर्ब है तो फिर हमारा खाने का मन नहीं करेगा, ब्रेकफास्ट का खाएंगे टाइमिंग नहीं। खत्म हो गया तो फिर एग्जैक्टली, बचा ही अगर क्या? हम ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे अगर हम जगेंगे हम बाकी पूरा सेटअप को डिस्टर्ब कर देंगे। तो इसमें हमारा स्लीप पैटर्न भी बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप पैटर्न को और डाइट को ध्यान में रखते हुए हम एक जनरल एक बात कर लेते हैं कि हमें कब कब क्या क्या खाना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए। इसमें हम फिटनेस को भी बिल्कुल लेंगे, सही, इसको योगा, बिल्कुल सही। व्यायाम, इन सारी चीज़ों को हम एड ऑन कर लेंगे कि हम लोगों की अगर जगने का समय हम सुबह 5 बजे, अगर सुबह आज के हिसाब से वैसे तो 4 बजे उठना चाहिए, जो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त उसे कहा ही इसलिए गया क्योंकि आप इस चीज़ को फील करिएगा कभी कि अगर आप सुबह 4 बजे जग रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल एक अलग ही लेवल का होता है। आपकी जो एनर्जी होगी ना वो एक अलग ही होगा कि आपको दोबारा ये कहेंगे कि बिल्कुल भी किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं रहता, एकदम हम रिलैक्स रहता है, माइंड एकदम क्लीन रहता है, वातावरण एकदम शांत क्लीन रहता है, सही। क्लीन रहता है। आप सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले कोशिश ये करें कि अगर हम जो बताते हैं कि हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ एड ऑन करना चाहूँगा कि ये डाइट जो भी होती है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी भी होती है। जैसे मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ तो इस चीज़ को हो सकता है कि एज इट इज़ अगर आप फॉलो करें तो बॉडी हमारी उसके लिए प्रॉपर रिएक्ट ना करे, क्योंकि हर पर्सन की इंडिविजुअली अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग रिजल्ट्स भी होते हैं। तो मैं एक बेसिक बात कर रहा आप हूँ, एक जनरल बता रहे हैं। जनरल बात कर रहा हूँ कि जो कि मैं ये कहूँ कि मैं खुद भी करता हूँ और मुझे इस कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जनरली लोगों को नहीं होती, बट फिर भी बॉडी का अपना अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मान लीजिए अगर हम सुबह 5 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के हमने सबसे पहले जो अगर हम वैसे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे गाँव में रहते हैं तो नेचर में रहते हैं, सबसे पहले हमें सूरज के दर्शन होते हैं, यानी कि उठते ही हमें हमारी ज़िंदगी में प्रकाश आ गया। आप इस चीज़ को सोचिए कि हमारी जो जितनी भी पुरानी जो ज़िंदगी थी जहाँ हम सुविधाओं से लैस थी वो हमारी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी। जैसे जैसे हम सुविधाओं में बढ़ रहे हैं, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लिए ये प्रॉब्लम, स्ट्रेस, प्रेशर, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस, अनहेल्दीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और जैसे जैसे हम नेचर से दूर जाएंगे ये प्रॉब्लम्स अपनी और हार्ड होती है। इसीलिए लोग बात कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसका भी यही रीज़न रहता है। माहौल शांत रहता है, दिमाग को वर्क करने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। इसके बाद जैसे अगर हम सुबह उठने के बाद पानी पी लिया हमने, उसके बाद जो दिनचर्या हमारी जो फ्रेश होना, ब्रश करना, ये काम किया, उसके बाद जैसे बॉडी हमारी एक जो बॉडी का रिलैक्स मोड में होती है तो हमें उसे वर्किंग के लिए हमें एक फूड खाना चाहिए। अच्छा। जैसे फूड के बेस में आप चाहें तो बनाना ले सकते हैं, बनाना सबसे बेस्ट रहता है, अगर आप उसको प्रेफर करते हैं तो ये सबसे बेस्ट। उसके बाद उसके साथ हमने कुछ ड्राई फ्रूट जैसे कि मान लीजिए 4 बादाम वो ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग ये डाइट लेने के बाद एक कुछ बनाना और बादाम लेने के बाद हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक में भी हमें ये पैटर्न अपनाना है कि हम घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें। उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पे भी कोई प्रेशर क्रिएट करना कि नहीं मुझे 5 बजे पार्क में पहुँचना है, आज 5:05 हो गया, मैं लेट हो गया तो अपनी तरफ से क्या सही है। तो वहाँ भी रिलैक्स कि मुझे इतने टाइम के लिए सिर्फ जाना हो। आप भले ही वहाँ जाके एक्सरसाइज नहीं करें,
आप भले ही वहाँ जाके कुछ ना करें, लेकिन एटलीस्ट वहाँ जाके आप अपना टाइम दें नेचर के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, हम कुछ दिन तो करेंगे, हम जाके बैठ जाएंगे जहाँ हमने बैठ के जान वहाँ जैसे हमने बैठना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आएगी चलो यार अब आए हैं तो कुछ कर लेते हैं। कुछ कर लेते हैं। तो जब आए हैं तो कुछ कर लिया तो कुछ हाथ पैर भी मार लिए, सही है। हाथ पैर मार लिए तो कुछ एक्टिविटी हो गई। तो अगर हम इस रूटीन को अपनाते हैं कि एटलीस्ट 15, 20 या 30 मिनट्स हम नेचर के लिए दें, तो वहाँ से हम एक हेल्थी रह सकते हैं। उसके बाद आए तो थोड़ा सा योगा व्यायाम अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट कुछ देर के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए ध्यान करें। ध्यान करना है हमें अपने दिमाग पर कि हमारे दिमाग में एक्चुअल में चल क्या है। मेडिटेशन को जनरली हम लोग क्या कर लेते हैं, गलत वे में ले लेते हैं कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि हमें सारी चीज़ों से ध्यान हटाना है और फोकस करना है कि मुझे ध्यान करना है, तो कोई भी शोर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो हमें दिमाग में तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं और हम कहते हैं कि हमने आँख बंद कर रही है, हम ऐसे बैठे हैं और हम अब मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ध्यान का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को किस लेवल तक कंट्रोल कर पा रहे हैं, अदर एक्टिविटीज से आप अपने ऊपर कितना फोकस कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने ऊपर वर्क करें, ध्यान करें, सोचें कि हम एक्चुअल में क्या है, हम जो हमारी बॉडी है ये क्या है, उस पर ध्यान दें, अपने माइंड पर ध्यान दें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके बाद फिर हम अपनी आगे की लाइफ जो अपना रूटीन है, जो भी अपने स्कूल वाले हैं, जो कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो सारे करें। तो जनरली एक नॉर्मल अगर हम टाइम ले लें तो 8 या 9 बजे तक हमें एक ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट को लेके भी हमें कुछ गलत धारणा है कि ब्रेकफास्ट कम करना चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए। उसके बाद आपका लंच उससे थोड़ा लाइट होना चाहिए, उसके बाद डिनर सबसे लाइट। ये हेल्थ को लेके, ये डाइट को लेके सबसे मेन पॉइंट है। अगर हम अपनी जो ब्रेकफास्ट है उसको कितना ज़्यादा हैवी कर सकते हैं, हैवी के बेस पे हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ इस समय ओट्स चलते हैं, ओट्स हैं, ओट्स खा सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, बेसन का चीला आता है, बेसन का चीला ले सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस प्लस हेल्दी फूड, इन चीज़ों को हम जितना प्रेफर करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा एक बेस्ट है। छोटा बस कह रहा था जी। ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ पे हैवी फूड के हिसाब से क्या कर देते हैं लोग, जैसे आपने सुबह उठ के कहा कि आप पानी पीजिए, हमारे यहाँ पे चाय का सिस्टम बड़ा कल्चर है जी। और दूसरा कल्चर हमारे यहाँ पे जैसे आगरा में आप हैं तो आपको पता ही होगा, मिठाई, कचौड़ी, जी। पराठा, पूरी, सब्जी। तो क्या इसको समहाउ मेंटेन किया जा सकता है या बिल्कुल ही पूरी तरह से अवॉइड करना है, ये क्या है, ये थोड़ा सा बस। एक्चुअली इस चीज़ को लेके भी अगर हम बात करें कि जो पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइट को लेके है, और डाइट कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। सही बात। बिल्कुल टेढ़ी खीर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो हमारी टंग होती है ये बेसिकली टेस्ट के लिए चलती रहती है, सही है। टेस्ट के लिए ही बनी है, और इसको जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये परेशान रहती है। तो जो इस तरीके का फूड हम, जो जैसे बेड़ई है, नाश्ता है, इस तरीके का फूड हम करते हैं जो हमारी टेस्ट में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए उतना बेनिफिट नहीं करता है जितना कि हमें अदर चीज़ें करती हैं। अगर हम उसी को थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना लें, जैसे मान लीजिए हम ओट्स बनाते हैं, उसमें तरह तरह के वेजिटेबल्स डाल दिए, उसको थोड़ा अच्छे से पका लिया, तो उसको प्रॉपर अगर खाते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। चीला है, चीला सबसे बेस्ट माना जाता है, उसको प्रॉपर आप उसमें वेजिटेबल मिक्स करके कुछ वेजिटेबल वाला चीला बनता है, उसको आप इनटेक करें। पोहा है, पोहा में तरह तरह की चीज़ें कर लें। तो फर्दर चीज़ों पे जाने से अच्छा हम इन चीज़ों को कितना बेस्ट कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को करें। कभी कभार खा लिया तो कभी कभार खा लिया तो उसको भी मैं चाहूँगा कि इसको अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल कर पाना उस चीज़ को, ये बहुत मुश्किल बात है। फिर लंच पे आ गए, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद एक बीच में एक चीज़ होता है, एक बॉडी के लिए एक और मेन पॉइंट निकल के आया यहाँ पे कि बॉडी को, हमारे को एवरी 3 आवर्स पे एक मील की नीड होती है। अच्छा, एवरी 3 आवर्स पे, जिस पे जैसे मान लीजिए अगर हमने सुबह 6 बजे एक, जैसे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स और एक बनाना या कुछ फ्रूट्स का इंटेक किया, 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया, तो तकरीबन 12 बजे के आसपास आप कोई भी फ्रूट्स, जैसे एक सेब, आप जनरली क्या है वो सेब ईजिली मिल जाता है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 12 बजे एक हमने छोटा सा मील हमने दे दिया अपनी बॉडी को,
फिर उसके बाद 2 बजे करीब हम अपने लंच का जो जनरली एक टाइम है 2 Pattern बजे है, पैटर्न है 2 बजे या बहुत से अगर टाइम मेरे का प्रॉब्लम है 2 से 3 के बीच में एक हम उस डेढ़ बजे से लेके 2 बजे 2 3 बजे ढाई 3 बजे तक हम भाई 2 घंटे के स्लॉट में लंच हो जाना चाहिए। एक्चुअली 3 आवर्स के बीच में हमें कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में पहुंचाना चाहिए। तो लंच में भी हम क्या लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सैलेड। सैलेड में भी सबसे जो मेन होता है वो खीरा होता है, और मूली भी बहुत फ़ायदेमंद होती है सलाद के बीच में अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा कुछ मिक्स वेजिटेबल जो मिक्स सब्जियां अगर आप ले सकते हैं तो वो लें। बाकी रसीली सब्जियां जो अगर हम जनरली प्रेफर करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। दाल जरूर लेनी चाहिए। मैं अच्छा, दाल का यही मैंने कहीं सुना था, लंच में दाल ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। लंच में दाल बिल्कुल, लंच में ये 2 चीज़ें हैं जो हमें प्रेफर ज़्यादा करनी चाहिए, एक सैलेड और एक दाल। जो कि अगर आप अपने लंच में रोज़ रखते हैं तो ये ज़्यादा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेल्दी हमारे रहता है। हेल्दी रहता है। हेल्दी फूड हमारा ये सैलेड हो जाता है। ये प्रोटीन मोस्टली दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, उसका तो हम source वहाँ से उसको वो ले लेते हैं। बाकी चपाती अकॉर्डिंग टू डाइट जिसकी जितनी नीड रहती है वो उसमें कर सकता है। उसके बाद लगभग 5 बजे करीब हमने जूस ले लिया, या मान लीजिए कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कुछ भी, कुछ खजूर है या जो भी आप प्रेफर करते हैं, बस कुछ हमें बॉडी को वहाँ पहुँचाना है। और रात का डिनर, देखिए रात का जो डिनर है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए क्यों होता है, क्योंकि अगर हम हैवी फूड खाएंगे तो हम एक प्रॉपर फ्रेशनेस वाली स्लीप नहीं ले पाएंगे, बॉडी उसी में लगी बॉडी रहेगी। उसी में लगी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि रात का फूड जितना जल्दी और जितना हल्का हम खाते हैं उतना ही हमारे लिए बेनिफिट करता है। तो इसको जितना जल्दी खा लें, जैसे कुछ धर्मों में कहा गया है कि 6 बजे से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी हेल्दी हेल्दी रहती है। तो वहाँ अगर हम इस फूड को 8 बजे तक अगर हम कर लेते हैं, फूड में जितना लाइट लें वो आप प्रेफर कर सकते हैं कि क्या लेना है। और अगर फिर जाहिर सी बात है, अगर हम फूड लाइट लेते हैं और हमारा 10 या 11 बजे तक जगना होता है तो हमें दोबारा भूख लगेगी, और वहाँ उस समय पर हम एक काम कर सकते हैं कि विदाउट शुगर मिल्क प्रेफर कर सकते हैं। चाहें तो 1 गिलास, बहुत ज़्यादा भूख है तो 2 गिलास, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि मिल्क हमारी शरीर को बहुत फ्रेशनेस ले पाना होता है, यानी ये एक अच्छी नींद के लिए हम कह सकते हैं कि मिल्क का एक अच्छा रोल रहता है, बॉडी को रिलैक्स क्योंकि रिलैक्स रखता है। और जितना भी रिपेयरिंग वर्क होता है हमारे पूरे दिन का, वो रात में होता है, और रात में वर्क करता है, इसीलिए बॉडी की भी बेड टाइम पे भी न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो जो मिल्क होता है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज होता है और प्रॉपर उस चीज़ को, न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को पहुंचाता है, जिससे कि एक स्ट्रेसफुल रिलैक्स स्लीप हम लोग ले पाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का डाइट, कुछ व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, इन चीज़ों को लेके अगर हम वर्क करें तो हम बिल्कुल फिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकित जी पूरी जानकारी के लिए और सभी पॉइंट्स के लिए। जी। और अब हम बात को कंक्लूड करते हैं, जी। क्योंकि और कुछ चीज़ों, सारी ही चीज़ें लगभग आपने कवर कर ली, क्या हमारा खान पान होना चाहिए, कैसे हमारे जो पंच तत्व है वो हमारी पूरी हेल्थ पे इफेक्ट और साइड इफेक्ट डालते हैं, जी। और किस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल, और ये सारी चीज़ों पे हमने बात करी, डिप्रेशन को लेके, स्ट्रेस को लेके, या युवा जो आजकल हैवी फूड ले लेते हैं उसको लेके हमने काफ़ी चीज़ों पे बात करी। अभी मैं एक लास्ट में क्लोजिंग पे ये जानना चाहता हूँ आपसे जी। कि 2 चीज़ों पे मैं आपसे कंक्लूजन चाहूँगा जी। जिससे हम क्लोज करेंगे आज की बात को। सबसे पहली चीज़ तो कि एग्जैक्टली आपने सब बता दिया कि फूड वगैरह ये है कि आज की जो सिचुएशन है, जी। कोविड-19 जो चल रहा है, आप जानते हैं कोरोना जो चल रहा है, उसको लेके आप क्या, मतलब क्या शेड्यूल, क्या लाइफस्टाइल, क्या प्रिकॉशंस या क्या चीज़ों को कहना चाहेंगे, पहली चीज़? जी। और दूसरा मैं चाहूँगा इसी पॉइंट से अगला क्लोज ये करें कि चलो ये कोविड-19 तो परमानेंट सिचुएशन तो है नहीं सर, आज नहीं तो कल हम इसको रिकवर कर ही लेंगे, इसको जी, हम जी, जी। इससे ऊपर आ ही जाएंगे। तो उसके बाद भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक व्यक्ति मेंटेन रखे जी। फूडिंग में या अपने शेड्यूल में? क्योंकि अभी जैसे कि बहुत एक वो चला हुआ है कि कोविड-19 में आप इम्यूनिटी अच्छा रखिए, तो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी है या सिट्रिक फूड्स हैं, इन सबको प्रेफर किया जा रहा है, बोला जा रहा है। जी। तो आप इस सिचुएशन पे क्या कहना चाहते हैं, इस सिचुएशन पे क्या सलाह देना चाहते हैं सभी को, और इसके बाद भी जब सिचुएशन नॉर्मल भी हो जाएंगी तो हम उसको किस तरीके से मेंटेन रखें? इस पे मैं एक कंक्लूजन, एक क्लोजिंग नोट आपसे चाहता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा।
देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि प्रेजेंट सिचुएशन जो कि हम लोग को फेस कर रहे हैं कोविड-19 के रूप में, जो कि एक वायरल डिसीज़ है, जो कि हमारे कहने की एयर के थ्रू, माउथ के थ्रू हमारे अंदर बैक्टीरिया जाता है। उसकी वजह से हमें जो ब्रेथलेसनेस, फीवर, कफ, कोल्ड, इस तरीके की कुछ सिम्टम्स प्रेजेंटेशन में आते हैं। बात आती है कि हम चाहे कोविड हो, चाहे कोई अदर वायरस हो, चाहे अदर बैक्टीरिया हो या फर्दर अदर इलनेस, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक था वो हेल्थ को लेकर था। अगर हम हेल्दी हैं तो हमें डिसीज़ों से मुक्त होना है। देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ही है, कोविड-19 है, बीमारी है एक तरीके की। और हमारा जो टॉपिक था वो हम हेल्थ को लेकर ही डिस्कस कर रहे थे। और हेल्थ में हमने सबसे पहले जो सबसे मेन जो फोकस किया था, कॉजेज़ के साथ साथ हमने सबसे ज़्यादा जो प्लान किया वो डाइट को लेकर किया। तो डाइट का और हमारे डेली रूटीन का, डेली शेड्यूल का, डेली एक्टिविटी का, फिज़िकल एक्टिविटीज़ का पूरा योगदान है, जिसको हमने कई तरीके से समझा और कोशिश की कि हमें उसको कैसे इससे बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सारे पॉइंटर्स को हम लोग डिटेल कर ही चुके हैं। अब हमें कोविड से कैसे बचना है, तो ये कुछ जर्नल गाइडेंस है, जैसे कि हमें मास्क को प्रेफर करना है, एक उचित मेंटेन एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की दूरी को हमें मेंटेन करना है, बार हाथ धोने हैं, लोगों से टच होने की मतलब टच होने से कम जितना हम लोगों से दूरी बना सकें, मास्क को प्रेफर करें और जितना भी हेल्दी फूड ले सकें, क्योंकि मेन इसमें इम्यूनिटी का रोल है। और इम्यूनिटी ऑब्वियस है कि अगर हम एक हेल्दी फूड अगर इनटेक करेंगे तो इम्यूनिटी हमारी बूस्टअप होगी। क्यों? क्योंकि डाइट का प्रॉपर एक बॉडी को, मेंटल को, फिजिकल को प्रॉपर एक नीड होता है, उसका प्रॉपर एक वर्क है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी ही, जो हमने एक बात की थी एनर्जी लेवल की, तो वो एनर्जी लेवल ही हमारी इम्यूनिटी है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो ऑब्वियस है हम एनर्जेटिक फील करेंगे, अगर वो डल होगी तो हम डल फील करेंगे। तो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ फूड्स आप प्रेफर कर सकते हैं कि इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए कौन कौन से फूड्स को प्रेफर किया जा सकता है? प्रेफरेंस के बेस में हमने जो जनरल एक शेड्यूल बात किया था, हमारी जो डाइट है उसमें सारी ही चीज़ें कंक्लूड होनी चाहिए। हमारी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फाइबर्स भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, और ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर नीडफुल है। एक वाटर का इंटेक, तो ये सारी चीज़ें ही हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब इसके पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्रोटीन है, अगर हम जैसे जितने भी सोर्सेज हैं, मिल्क है, दाल हुई, हरी सब्जियाँ हुई और पनीर हुआ, जितने भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से प्रोटीन हम इंटेक कर सकते हैं। और आजकल बहुत से लोग प्रोटीन पाउडर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट कुछ कंपनियाँ प्रेफर कराती हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो हम चाहें तो उन चीज़ों को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम डाइटरी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी वेट उतना ही हमें, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उतने ही ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मेरा 60 kg वेट है तो मुझे एटलीस्ट 60 या 50 या 60 ग्राम मुझे प्रोटीन पर डे डाइट में लेना चाहिए। तो वो हम किसी भी सोर्सेज से उन्हें इंटेक कर सकते हैं। तो इसी तरह के डाइट प्लान से हम अपने आप को, ये सारे ही न्यूट्रिशियस होते हैं। बाकी आप अदर सोर्सेज से जान सकते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशन के लिए अप्लाई होता है, वो बेसिकली और भी कई लोग इस चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहीं पर बिल्कुल करना चाहिए। तो अभी लास्ट में फिर हम यही जानना चाहते हैं सर कि हम आपके लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और इतनी सारी चीज़ें जनरली जानते थे बट उसको आपके लहजे में और आपसे जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर लास्ट में आप हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए कोई आपकी गाइडेंस, मेंटोरिंग, मैं उस तरीके से कि आप हमें भी कुछ सलाह दीजिए, हमें भी बताइए किस तरीके से आपने जैसे इतनी यंग एज में अपने आप को इतना मेंटली एस्टेब्लिश किया, प्रोफेशनली एस्टेब्लिश किया, अपने आप को आज इतने बड़े अच्छे लेवल पर आपने स्थापित किया। तो हम लोग भी कैसे आपके समकक्ष तो नहीं पहुंच सकते मगर आपके आसपास किस तरीके से पहुंच सकते हैं? हमारे लिए भी कोई सलाह, कुछ बातें आप कहना चाहें तो जरूर। देखिए, सबसे पहले तो मैं भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, क्योंकि आपकी वजह से मैं लोगों से रूबरू हो पाया
लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचा पाया जो शायद यहाँ बैठकर पॉसिबल नहीं होता अगर आपसे हमारी मुलाकात ना होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपका। थैंक यू। और चाहूँगा कि ऐसे ही कुछ इंस्पिरेशनल प्रोग्राम, कुछ अवेयरनेस वाले प्रोग्राम हम आगे भी करते रहें, बिल्कुल करेंगे अवेयर सर। करते रहें लोगों को, जिससे लोग प्रॉब्लम्स के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए कैसे हमें उनसे बचना है या उनसे हमें फाइट करना है, उन चीज़ों के लिए कर सकें। अब रही बात, देखिए आपको कुछ कहना, नो डाउट अगर मैं यंग एज में इस लेवल पे पहुंचा हूं तो मुझसे ज़्यादा यंग एज में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि मैं आपके लिए कुछ कहूँ, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत कम एज में आपने अपने आप को ग्रो अप किया है, इस लेवल तक पहुँचे हैं। एक अच्छी खासी कम्युनिटी आपकी पर्सनल खुद की है जो आपने अवेयरनेस के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू लोगों तक पहुँचाई है। तो मैं तो बस यही चाहूँगा कि लोगों का भला करते रहें, जितना कर सकें, जैसे कर सकें, लोगों तक है जो कि आप बखूबी इस चीज़ को कर रहे हैं। मैं बहुत इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ और लोगों से बिल्कुल अपील करना चाहूँगा कि जितना आप लोगों की और लोग आपकी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच अनन्या जी, आपका पूरा थैंक यू सो मच अनुराग जी। आप लोगों ने भी जितना ये कैमरे के पीछे मेहनत करी है उसके लिए भी हम दोनों बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जितना आप लोग शेयर कर पाएँ, जितने लोग सुन पाएँ, इन पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लें और कोशिश करें इस हेल्दी लाइफस्टाइल को जो अंकित जी ने आपको बताई, इस रूटीन को, इस पैटर्न को फॉलो कर पाएँ और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री और हेल्दी एंड फिट रख पाएँ। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी सलाह या आपको कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर अंकित जी से रेफर करके आपको वो जानकारी, वो जो भी सॉल्यूशन है आप तक जरूर पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।